नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स 2026 में लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता प्रमुख प्राथमिकताएं होंगी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को तीनों सेनाओं के तालमेल का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बताया। उन्होंने दोहराया, पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का माकूल जवाब दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत अगले वर्ष के अंत तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। एनआईए ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले की जांच दिल्ली पुलिस से लेकर अपने हाथ में प्राथमिकी दर्ज की। और नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट शुरू। समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि इस वर्ष होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की भारत की अध्यक्षता के दौरान लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता प्रमुख प्राथमिकताएं होंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लोगो, थीम और वेबसाइट के लॉन्च के अवसर पर श्री जयशंकर ने कहा कि ये प्राथमिकताएं समूह के 3 मूलभूत स्तंभों राजनीतिक और सुरक्षा, आर्थिक तथा वित्तीय और सांस्कृतिक तथा जन समुदाय आदान प्रदान के लिए एक सुसंगत ढांचा प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा कि भारत शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक कल्याण के लिए ब्रिक्स देशों की क्षमता को एकजुट करने का प्रयास करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत इस सम्मेलन में मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करेगा। हमारी अध्यक्षता में सम्मेलन की विषय वस्तु लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और टिकाऊपन पर आधारित है। ये विषय वस्तु ब्रिक्स सदस्यों के बीच सहयोग बढ़ाकर संतुलित और समावेशी तरीके से साझा चुनौतियों से निपटने के विश्वास को दर्शाती है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स इस वर्ष 20 वर्ष पूरे कर रहा है। इस दौरान ये उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में लगातार विकसित हुआ है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर तीनों सेनाओं के तालमेल का सबसे अच्छा उदाहरण था। इसमें कार्रवाई करने और जवाब देने की पूरी आजादी थी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन अभी जारी है और दुश्मन की किसी भी नापाक हरकत का प्रभावी ढंग से जवाब दिया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद निर्णायक कार्रवाई करने का स्पष्ट फैसला लिया गया था। सेना प्रमुख ने कहा कि सशस्त्र बलों ने 9 में से 7 लक्ष्यों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया और पाकिस्तान की कार्रवाई का संतुलित जवाब सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। Our Army Base Workshop, which played a key role during Operation Sindoor. हमारी सेना के बेस वर्कशॉप ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब उसे मरम्मत सुविधा केंद्र से बदलकर शोध और विकास की सुविधा के साथ उत्पादन केंद्र में तब्दील कर दिया गया है। हमें गर्व है कि भारतीय सेना के पास मौजूद 175 गोला बारूद श्रेणी में से 159 को पूरी तरह से स्वदेश में बनाया गया है, जो आंकड़ों में 90% से ज्यादा है। ये वास्तव में आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। Indigenized, that is over 90%. जनरल द्विवेदी ने कहा कि 10 मई से पश्चिमी मोर्चे और जम्मू कश्मीर में स्थिति संवेदनशील बनी हुई है, लेकिन पूरी तरह से नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 31 आतंकवादियों का सफाया किया गया और इनमें से अधिकतर पाकिस्तान मूल के थे। सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि उत्तरी मोर्चे पर हालात स्थिर हैं, लेकिन लगातार निगरानी की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लक्षद्वीप में बहुस्तरीय संयुक्त सैन्य सेवा चिकित्सा शिविर के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित ये शिविर दूर दराज के इलाकों में नागरिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारतीय नौसेना लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड में एक मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कैंप का आयोजन कर रही है। एक ही प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल स्पेशलिटीज की उपलब्धता से कम्प्रिहेंसिव स्क्रीनिंग, अर्ली डायग्नोसिस, टाइमली मेडिकल एडवाइस एंड इंटरवेंशंस और मेडिसिन का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन संभव हो पाया है, जिससे लोकल पॉपुलेशन के लॉन्ग टर्म हेल्थ में सुधार आएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश अगले वर्ष के अंत तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। उन्होंने गांधीनगर जिले के अपने गृह नगर मानसा में 267 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण करने के बाद जनसभा को संबोधित किया। श्री शाह ने कहा कि सरकार मंदिर के 1000 साल पुराने गौरवशाली इतिहास को प्रदर्शित करने और आत्मसम्मान की इस विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए पूरे साल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाएगी। सोमनाथ का ये भव्य मंदिर सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग नहीं है, एक शिवालय नहीं है, समग्र भारतीय समाज का एक गौरव का मान बिंदु। शिवालय सनातन का सम्मान है। सोमनाथ का शिवालय भारत की जनता की जीवंतता और जिजीविसा दोनों का प्रतीक है। दुनिया में शायद ही कोई जगह होगी जो 16 बार टूटकर आज सम्मान के साथ गगनचुंबी ध्वजा के साथ वहां पर विद्यमान। श्री शाह गांधीनगर में गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र की BSL-4 जैव नियंत्रण सुविधा के उद्घाटन अवसर पर एक सभा को संबोधित कर रहे थे। 2014 में भारत की बायो इकोनॉमी $10 बिलियन की थी और 24 के फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने के साथ ही $166 बिलियन को क्रॉस कर रही है। एक 10 साल के अंदर 17 गुना विकास। ये बताता है कि भारत के युवा कर सकते हैं, भारत के उद्योगपति भी कर सकते हैं। जरूरत इनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि विकसित भारत का स्वप्न तभी साकार हो सकता है जब देश के युवा नशा मुक्त, स्वस्थ और उद्देश्य के प्रति समर्पित हों। उपराष्ट्रपति आज राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली विश्वविद्यालय के नशा मुक्त परिसर अभियान को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नशीले पदार्थों के खिलाफ आवाज उठाने और इसके उपयोग के प्रति जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। Use of drugs by the youngsters, but today it is the need of the hour that we all must work together. Not only we keep ourselves free from drugs, we should not allow our friends, relatives, whomever we know, they should not get influenced by the drugs. That is the ultimate aim of us today. इस अवसर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नशा मुक्त परिसर अभियान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि विकसित भारत जी रामजी कानून हर वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पहले के 100 दिन के स्थान पर 125 दिन के वेतन वाली रोजगार की गारंटी देता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत जी रामजी पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि ये योजना बुआई और कटाई के मौसम के दौरान कृषि मजदूरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कुल 60 दिन के बिना काम की अवधि भी प्रदान करती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम की कप्तान दीपिका को इस साल नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। डाक विभाग के अधिकारियों ने आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के अमरापुरम मंडल में दीपिका के पैतृक गांव तमलाहट्टी का दौरा किया और उन्हें निमंत्रण पत्र सौंपा। दीपिका ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत की राष्ट्रपति से निमंत्रण मिलना उनके लिए गर्व का क्षण है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने बांग्लादेशी अवैध आप्रवासन रैकेट की जांच अपने हाथ में ले ली है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई इस मामले की जांच कर रही थी। अधिकारियों ने बताया कि NIA ने पिछले सप्ताह औपचारिक रूप से मामले की जिम्मेदारी लेने के बाद नई FIR दर्ज की है। ये कार्रवाई गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद की गई है और एजेंसी ने जांच शुरू कर दी है। ये मामला प्रारंभ में दिल्ली पुलिस द्वारा राजधानी में अवैध आप्रवासन के खिलाफ चलाए गए व्यापक अभियान के दौरान दर्ज किया गया था। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के सरांकापल्ले गांव में कल रात भीषण आग लगने से 38 कच्चे मकान जलकर खाक हो गए। इस घटना में कई परिवार बेघर हो गए। मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने घटना की समीक्षा की है। उन्होंने त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया और प्रत्येक प्रभावित परिवार के लिए 25,000 रुपए की तत्काल राहत राशि की घोषणा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति के सहायक माइकल केत्सियोस से मुलाकात कर भारत में होने वाले आगामी
एआई इम्पैक्ट समिट पर चर्चा की। श्री वैष्णव ने वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय बैठक में भी भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश की विनिर्माण क्षमताओं और तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की मजबूती बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना आवश्यक है। श्री बेसेंट ने कहा कि दोनों देश खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं में मौजूदा कमजोरियों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि ईरान के साथ कारोबार जारी रखने वाले देशों को अमेरिका के साथ अपने व्यवसाय पर 25% का शुल्क देना होगा। ये कदम देश भर में सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर हुई जानलेवा कार्रवाई के बाद अमेरिका द्वारा दबाव बनाने के बाद उठाया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि यह फैसला तुरंत लागू होगा। बांग्लादेश में फैनी जिले के दागन भुइयां इलाके में रविवार रात को एक हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसकी पहचान 28 वर्षीय ऑटो रिक्शा चालक समीर कुमार दास उर्फ समीर चंद्र दास के रूप में हुई है। हमलावर घटना के बाद उसका वाहन लेकर मौके से फरार हो गए। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हो गया है। पीवी सिंधु इस प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व करेंगी। मालविका बंसोड़ और तन्वी शर्मा भी महिला सिंगल्स में अपनी चुनौती पेश करेंगी। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद भाग लेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी पहले दौर में आमने सामने होंगे। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज वेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तथा एमआर अर्जुन और हरिहरन अस्मा करुगन की जोड़ी भाग लेगी। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन 13 वर्षों तक स्टावांगर में होने के बाद पहली बार ओस्लो में किया जाएगा। यह इस टूर्नामेंट का 14वां और नॉर्वे महिला शतरंज का तीसरा संस्करण होगा, जो 25 मई से शुरू होकर 5 जून तक चलेगा। फसलों का त्योहार लोहड़ी आज मनाया जा रहा है। ये मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ये त्योहार फसलों के पकने की प्रसन्नता का प्रतीक है। लोग शाम को लोहड़ी जलाते हैं, पारंपरिक गीत गाते हैं और परिवार तथा समाज के साथ प्रसन्नता के पल साझा करते हैं। ये त्योहार आपसी प्रेम और एकता का संदेश भी देता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू की देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि ये त्योहार देश की समृद्ध कृषि परंपराओं के प्रतीक हैं और राष्ट्रीय एकता की भावना को दर्शाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाले लोगों और संगठनों के आचरण पर सख्त सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्या दया केवल जानवरों तक ही सीमित है और मनुष्यों तक नहीं। न्यायालय ने जवाबदेही पर चिंता जताते हुए कहा कि यदि आवारा कुत्ते के हमले में किसी बच्चे की मौत हो जाती है तो जिम्मेदार कौन होगा। सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए पिछले साल जुलाई से इसकी सुनवाई कर रहा है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में अत्यधिक घने कोहरे की स्थिति का अनुमान व्यक्त करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों में दिन के दौरान शीतलहर चलने की संभावना है। विभाग के अनुसार शनिवार तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल और हिमालय के तराई क्षेत्रों तथा सिक्किम में घने कोहरे की स्थिति बने रहने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 397 अंक गिरकर 83,481 पर और निफ्टी 113 अंक लुढ़ककर 25,667 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स 2026 में लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता प्रमुख प्राथमिकताएं होंगी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को तीनों सेनाओं के तालमेल का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बताया। उन्होंने दोहराया, पाकिस्तान की किसी भी दुस्साहस का माकूल जवाब दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत अगले वर्ष के अंत तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। एनआईए ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले की जांच दिल्ली पुलिस से अपने हाथ में लेकर प्राथमिकी दर्ज की। और नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट शुरू। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।